नमस्कार विद्यार्थियों, मैं टीसी कुमावत फिर से आपका लॉकडाउन ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत करता हूं। सबसे पहले तो मैं आपसे सॉरी बोलना चाहूँगा कि कल टेस्ट के समय आपको बताया गया था कि 11 बजे ऑनलाइन या लाइव सॉल्यूशन करवाया जाएगा। तो लाइव सॉल्यूशन का जो प्रारूप है वो 11 बजे टेक्निकल प्रॉब्लम मान सकते हैं वो नहीं हो पाया, इसी कारण से। अतः इसके साथ यूट्यूब का जो नोटिस आया था उसमें था कि लगभग मिनिमम 1000 सब्सक्राइब होने चाहिए। यदि 1000 सब्सक्राइब हैं तो आप लाइव क्लास या लाइव सॉल्यूशन करवा सकते हैं, लेकिन अपने अभी तक 1000 सब्सक्राइब नहीं हो पाए। तो सबसे पहले तो मैं आपसे विनती ये करूँगा कि सभी स्टूडेंट्स सब्सक्राइब कर ले अपने चैनल को। इसी के साथ में नंबर ऑफ़ सब्सक्राइब बढ़ाने के लिए आपके दोस्त, आपके घर पे जितने भी मोबाइल्स हैं उनमें अपना वीडियो सेंड करके वहाँ वीडियो चलाकर और वहाँ से चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ज़रूरी नहीं है कि वो अपनी वीडियो आगे की अपडेट होके देखें, लेकिन अपने को मिनिमम 1000 सब्सक्राइब बनाने हैं जिससे हम आपके सामने लाइव आ सकें। ठीक है, ओके। तो आगे बात करते हैं अपन नेक्स्ट। अपना गोड्स 4 हो चुका था 4 मई को, और उसके सॉल्यूशन को लेकर, टेक्निकल सॉल्यूशन को लेकर बात करेंगे। 2 सब्जेक्ट इसमें थे, एक तो बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन का या बिल्डिंग मटेरियल का B4 सब्जेक्ट था, और एक अपना था R2 में RCC सेकंड का पोर्शन था जिसमें स्लेब कॉलम एंड फुटिंग का टॉपिक इंक्लूड था। तो सबसे पहले मैं RCC के क्वेश्चन पे डिस्कस करूँगा। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में बात करते हैं अपन, वेयर द रिइंफोर्समेंट इज इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रक्चरल सेक्शन और पाइप विथ और विदाउट लॉन्गिट्यूडनल बार कॉलम नाउ एज। देखो समझिए क्वेश्चन को क्या करना चाह रहा है कि कोई ऐसा कॉलम जो स्ट्रक्चरल सेक्शन में बना हुआ हो। स्ट्रक्चरल सेक्शन अपन बोल सकते हैं कंक्रीट का भी हो सकता है या कोई स्टील सेक्शन भी हो सकता है। उसके साथ में आपका कंक्रीट का कंपोनेंट शामिल भी हो सकता है, या अपन कह सकते हैं कि लॉन्गिट्यूडनल बार उसके साथ शामिल है या नहीं है। मतलब ऐसा कोई कॉलम जो 2 या 2 से अधिक मटेरियल से मिलकर बना हुआ हो। ठीक है, तो उन्हीं को अपन कंपोजिट कॉलम का नाम देंगे। इसको समझने के लिए आप समझोगे, सबसे पहले एक डायग्राम देखो। डायग्राम में समझ में आ रहा है आपको? डायग्राम देखो आप। डायग्राम में बात करते हैं अपन, इसमें एक तो रीइंफोर्समेंट लगे हुए हैं जो स्टील बार आपके हैं, और एक आपके लिट्रियल बार लगे हुए जो टाइज बार जिसको अपन कहते हैं, इस प्रकार से। ठीक है, इसके साथ में इसमें एक आई सेक्शन भी लगा हुआ है। आई सेक्शन आपका एक इंडिविजुअल स्टील सेक्शन हो गया, और ये रीइंफोर्समेंट लगे हुए हैं जो RCC कॉलम हो गया। तो दोनों का जो कॉम्बिनेशन रूप है वही अपना एक प्रकार से कौन सा कॉलम कहलाएगा? कंपोजिट कॉलम कहलाएगा। कौन सा कॉलम कहलाएगा? कंपोजिट कॉलम कहलाएगा। तो आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा बी आंसर, कंपोजिट कॉलम। यहाँ पे डेफिनेशन में लिखिए, कंप्रेशन मेंबर की ऐसी संरचना जिसमें केवल स्टील सेक्शन आई सेक्शन हो या सर्कुलर बार हो, विथ और विदाउट कंक्रीट स्ट्रक्चर हो, उसे कंपोजिट कॉलम कहते हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं। इसी में आपका टाइज कॉलम क्या होता है? टाइज कॉलम का मतलब हो गया अपना RCC कॉलम हो गया जिसमें रिइंफोर्समेंट लगे हुए, ये टाइज लगे हुए हैं। स्पाइरल कॉलम जो आपका है ये भी एक प्रकार से RCC कॉलम है, जो सर्कुलर कॉलम में अपन मुख्य रूप से यूज करते हैं, जो आपकी स्पाइरल होती है इस प्रकार से। ठीक है, जो 5% अपने को मोर स्ट्रेंथ प्रदान करती है टाइज कॉलम की तुलना में। ठीक है, तो अपना आंसर यहाँ पर हो जाएगा सी। आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो अपना है क्वेश्चन नंबर 2, ए कंप्रेशन मेंबर वूज इफेक्टिव लेंथ इज लेस देन 3 टाइम्स लेटरल डायमेंशन। कि लेटरल डायमेंशन जो आपकी है 3 टाइम्स जो लेटरल डायमेंशन है, ठीक है, वह आपकी L से क्या हो, ज़्यादा हो। ठीक है, तो वह आपका क्या कहलाएगा? या आपका इफेक्टिव लेंथ का जो मान है, आपका जो इफेक्टिव जो लेंथ का मान है, इफेक्टिव लेंथ का जो मान है वो 3D से क्या हो, कम हो, तो अपना क्या कहलाएगा? तो अपन बात करते हैं अकॉर्डिंग टू स्लेंडरनेस रेशियो। बता दूं मैं आपको, L/D को स्लेंडरनेस रेशियो कहेंगे अपन। L आपकी क्या है? इफेक्टिव लेंथ है। इफेक्टिव लेंथ कौन सी लेंथ होती है? ये कॉलम का सपोर्ट है दोनों, और कॉलम की जो बकलिंग लेंथ होती है वो आपकी
इफेक्टिव लेंथ कहलाती है। इसी को अपन इफेक्टिव लेंथ भी कहते हैं, बकलिंग लेंथ को। ये जो बकल हुआ जो लेंथ है उसी को बात कर रहे हैं। लीस्ट डायमेंशन आपका क्या होगा? लीस्ट डायमेंशन कॉलम का जो क्रॉस सेक्शन आपको दिखाई दे रहा है, इसमें से जो कम वाली भुजा है वो आपकी लीस्ट डायमेंशन कहलाएगी, या कम वाले डायमेंशन वो लीस्ट डायमेंशन कहलाएगी। यहाँ पर बात कर रहे हैं कि यदि L/D ग्रेटर देन इक्वल 3 हो, मतलब आपका L का जो मान है वो आपका 3D हो जाए तो वो आपका कॉलम कहलाएगा। यहाँ पर लिखा नहीं है, वो आपका क्या कहलाएगा? कॉलम कहलाएगा, ठीक है। और यदि इसका उल्टा हो जाता है, या मैं कहूँ कि L/D मतलब इसे मल्टीप्लाई करवा दूँ तो ये वाला पोर्शन L आपका लेस देन हो किससे? 3D से, L इफेक्टिव आपका ही, तो आपका क्या कहलाएगा? पेडेस्टल कहलाएगा, ठीक है, जिसको अपन कस का भी कहते हैं, जिसका यूज अपन फाउंडेशन में यूज करते हैं। तो आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका? ये आंसर हो जाएगा कि आपका इफेक्टिव लेंथ लेस देन है किससे? 3 टाइम ऑफ लेटरल डायमेंशन से। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, द रिडक्शन कोएफिशिएंट ऑफ ए कॉलम विथ एन इफेक्टिव लेंथ ऑफ 5.0 मीटर एंड साइज 300 mm इंटू 300 mm। मतलब कॉलम है जिसकी इफेक्टिव लेंथ जो है वो कितनी है? 5 मीटर है, ठीक है। और कॉलम की जो साइज़ है, कॉलम की साइज़ आपकी दिखा रखी है वो कितनी है? 300 इंटू 300, तो 300 को 1.03 भी लिख सकते हैं मीटर में चेंज करें तो बात करते हैं यहाँ पर रिडक्शन कोएफिशिएंट की। रिडक्शन कोएफिशिएंट आपका क्या होता है वो देखिए। तो रिडक्शन कोएफिशिएंट कहाँ यूज करते हैं? तो सबसे पहले अपन चलते हैं इसमें लोड कैरिंग कैपेसिटी ऑफ कॉलम। कॉलम कितना लोड ले पाएगा, इसके लिए 2 कॉलम अपन यूज करते हैं, एक शॉर्ट कॉलम होता है, एक लॉन्ग कॉलम होता है। तो शॉर्ट कॉलम और लॉन्ग कॉलम की बात करते हैं तो यहाँ पर लॉन्ग कॉलम का भी इन्होंने दिखा रखा है। लॉन्ग कॉलम का फॉर्मूला होगा, ये WSM का मैंने फॉर्मूला लिखा है, CR सिग्मा SE AC प्लस सिग्मा CC और AC। सिग्मा SE आपका स्टील का हो गया परमिशिबल स्ट्रेस, AC आपका एरिया ऑफ कंक्रीट हो गया, सिग्मा CC आपका क्या हो गया? कंक्रीट का परमिशिबल स्ट्रेस हो गया, ये आपका कंक्रीट का एरिया हो गया, ठीक है। और यहाँ पर CR लिखा है, ये CR आपका रिडक्शन कोएफिशिएंट कहलाता है, ठीक है। यदि आपका यहाँ पर शॉर्ट कॉलम होता, यहाँ पर आपका लॉन्ग की जगह क्या होता? शॉर्ट कॉलम होता, यहाँ से CR क्या हो जाता? हट जाता, बाकी आपका एज फॉर्मूला इसमें रहता। तो CR की अपन बात कर रहे हैं, CR आपका रिडक्शन फैक्टर जो है इसका फॉर्मूला है 1.25 माइनस L इफेक्टिव 48 इंटू लीस्ट डायमेंशन। लीस्ट डायमेंशन मतलब आपका जो इन दोनों भुजाओं में से जो आपकी कम वाली डायमेंशन हो आपकी लीस्ट डायमेंशन होगी। दूसरा फॉर्मूला अपना रेडियस ऑफ जायरेशन के अकॉर्डिंग विधेयक का गुणन त्रिज्या जिसको अपन कहते हैं 1.25 L इफेक्टिव और 160 और आई मिनिमम को यहाँ पर रेडियस ऑफ जायरेशन कर रखा है, जो आपका क्या होता है? गुणन त्रिज्या होती है। ये आपका दोनों ही स्लेंडरनेस रेशियो होता है, ध्यान रखना कि लैम्डा इक्वल अपन L/D भी लिख सकते हैं, और या लैम्डा इक्वल अपन L/R मिनिमम या आई मिनिमम, ये वर्किंग स्ट्रेस मेथड के अकॉर्डिंग अपने को दिखा रखा है। क्लियर? तो यहाँ से क्वेश्चन की बात करते हैं अपने। क्वेश्चन में गिवन अपने को 5 मीटर लेंथ है और कॉलम साइज 300 इंटू 300, लीस्ट डायमेंशन दोनों बराबर है तो एक मान लेंगे अपन 0.30 हो जाएगा। तो रखते हैं फॉर्मूले में, यहाँ पर 1.25 माइनस 5/48 इंटू 0.3, और इसमें जो 5 में जो मल्टीप्लाई करा रखा है 48 इंटू 0.3 14.4 आ रखा है, इसमें डिवाइड करेंगे तो आंसर माइनस करने के बाद क्या आएगा? 0.90 आएगा। तो आंसर की बात करते हैं यहाँ पर। आंसर अपना जो है, आंसर अपने को मिल रहा है यहाँ पर बी ऑप्शन में आपका क्या मिल रहा है? 0.90। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 4 पर चलते हैं। लेटरल टाइज इन RCC कॉलम आर प्रोवाइडेड टू रसिस्ट। मतलब सबसे पहले तो बात करते हैं टाइज क्या होता है, या लेटरल टाइज क्या होती है और ये कितने भागों में बांटी जाती है, ठीक है। तो लेटरल टाइज जो आपकी होती है, कॉलम में 2 रीइंफोर्समेंट होते हैं। एक तो आपका तो लॉन्गिट्यूडिनल रीइंफोर्समेंट जो लंबाई वाले डायरेक्शन में लगाए जाते हैं, एक आपके होते हैं जो इसके लेटरल डायरेक्शन में लगाए जाते हैं, जो ट्रांसवर्स डायरेक्शन भी कहते हैं। चारों तरफ की डायरेक्शन को लेटरल डायरेक्शन कहते हैं, जहाँ पर रिंग यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं? रिंग। तो रिंग यूज करते हैं, तो यह लेटरल टाइज का, इसको टाइज भी कहते हैं रिंग को। तो ये यूज करने के तरीके 2 हैं। एक तो सर्कुलर कॉलम होता है, उसकी बात करते हैं अपन। सर्कुलर कॉलम में भी आपका टाइज भी यूज कर सकते हैं, इसके साथ में अपन हेलिकल रीइंफोर्समेंट यूज कर सकते हैं। हेलिकल मैंने अभी भी बताया, इस प्रकार से सर्कुलेटेड, ठीक है। इस प्रकार से भी अपन क्या कर सकते हैं? टाइज यूज कर सकते हैं। तो ये 2 तरीके की होती है। और टाइज आपका स्क्वायर या कोई भी कॉलम है, रेक्टेंगुलर कॉलम है, उसमें भी क्या कर सकते हैं? यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर बात कर रही है अपन इंपॉर्टेंटली कि आपका जो लेटरल टाइज है, चाहे आपका हेलिकल हो चाहे आपका टाइज हो, कोई भी हो, ठीक है, ये क्या काम करता है तो आपको समझ में आ रहा होगा। ये इसमें लॉन्गिट्यूडिनल बार लगे हुए हैं, और यदि अपन इस प्रकार से बार लगा देते हैं लेटरल टाइज लगा देते हैं, तो इसको बकलिंग होने से क्या करेगा? ये रोकने का काम करेगा, ठीक है।
तो लेटरल टाइज ट्रांसफर टाइज का यूज लॉन्गिट्यूडनल या मेन रिइंफोर्समेंट को बकलिंग स्टेज से रोकता है। तो अपना आंसर तो आपको यहाँ से मिल ही जाता है, बकलिंग ऑफ लॉन्गिट्यूडनल स्टील बार, कि ये रशिस्ट किसको करेगा, लॉन्गिट्यूडनल स्टील बार जो है इसको बकलिंग होने से रोकेगा। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर सी हो जाएगा। आगे देखो क्या लिखा है, हेलिकल के बारे में लिखा है कि हेलिकल आपका स्ट्रेंथ क्या देगा, आपको ज़्यादा देगा, क्योंकि यह सर्कुपेंशियल एक्शन जो परिधि एक्शन होता है के कारण से स्ट्रेंथ अधिक देगा, तथा इसका शेप हेलिकल होने के कारण से डक्टिलिटी भी अपने को क्या देता है, ज़्यादा देता है। डक्टिलिटी का मतलब हो गया इस प्रकार से हेलिकल है इसलिए बार बार क्या करता है, कंप्रेस्ड हो सकता है, वापस अपनी जगह जा सकता है। और इसकी स्ट्रेंथ टाइज रिइंफोर्समेंट का जो कॉलम होता है, हेलिकल रिइंफोर्समेंट की जो कॉलम है उसका जो स्ट्रेंथ वो 5% हमेशा क्या होता है, ज़्यादा होता है। ये आपका आंसर इसमें मिलता है सी। क्वेश्चन नंबर 5 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर में 5 में अपने को स्ट्रेस दिखा रखे हैं और अपने को इसका रिजल्टेंट पूछ रखा है कि स्ट्रेस रिजल्टेंट आपका क्या है। तो देखो रिजल्टेंट और स्ट्रेस की अपन बात करते हैं, ये आपका है फुटिंग का टॉपिक है, ये फुटिंग से क्वेश्चन आया हुआ है। तो फुटिंग से काफ़ी अच्छे क्वेश्चन निकलते हैं यहाँ से, अच्छे से समझिए। फुटिंग का अपन जो डेप्थ मेजर करते हैं, फुटिंग अपना क्या होता है, कॉलम के साथ में कनेक्ट होता है, जो फाउंडेशन पर क्या, जो आपका अर्थ पर क्या करता है, लोड को क्या करता है, यूनिफॉर्म तरीके से क्या करता है, डिस्ट्रीब्यूट करने का काम है करता है। तो यहाँ पर अपन बात कर रहे हैं, तो ये इसकी जो डेप्थ होती है, ये डेप्थ निकालने का जो तरीका होता है वो क्या होता है, डेप्थ का मुख्य माध्यम क्या होता है। तो मैं बता दूं आपको, अच्छा क्वेश्चन है यहाँ से ध्यान रखना। आपका बीम हो और स्लेब हो, इन दोनों का डिजाइन अपन हमेशा मोमेंट के आधार पर करते हैं, जबकि कॉलम का डिजाइन अपन जो करते हैं वो एक्सियल लोड के आधार पर करते हैं। एक्सियल लोड देखा होगा, फॉर्मूले में आप रखते हो PU 0.446 FC की जो भी है, तो PU के आधार पे करते हैं इसका डिजाइन। बाकी में स्लेब और बीम में अपन रखते हैं MU = WL²/8, तो MU का फॉर्मूला रखते हैं इसे MU = T/Z ऐसे फॉर्मूला रखते हैं। उसी की तर्ज पे अपन बात करते हैं कि फुटिंग का डेप्थ अपन किसके आधार पर डिजाइन करेंगे। तो मैं बता दूं शेयर कंसिडर करेंगे, शेयर के आधार पर भी कर सकते हैं और बेंडिंग मोमेंट के आधार पर भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं शेयर की बात करूँ, शेयर कंसिडरेशन की बात करते हैं फुटिंग में। तो प्राइमरी डेप्थ डिपेंड अपॉन शेयर क्राइटेरिया, कि आपका जो प्राइमरी डेप्थ का जो क्राइटेरिया वो शेयर पे डिपेंड, शेयर का जो क्राइटेरिया है वो आपकी डेप्थ पे डिपेंड करेगा। और इसमें लिखा है विदाउट शेयर इन्फोर्समेंट। मैं बता दूं आपको, स्लेब और जो फुटिंग है, ये दोनों के दोनों आपके टेंसाइल मेंबर होते हैं, मतलब इनमें टेंसाइल फोर्स इफेक्टिव होता है। ये कंपोनेंट आपके टेंसाइल फोर्स के कारण से फेल होते हैं मुख्य रूप से, इसलिए इसमें शेयर इन्फोर्समेंट अपन प्रोवाइडेड नहीं करते। क्यों नहीं करते, कि इन दोनों में ही मेस या टॉर्जन इन्फोर्समेंट प्रोवाइड किए जाते हैं। मतलब आप स्लेब देखोगे तो इस प्रकार से इन्फोर्समेंट हो गए, जैसे मेन हो गए या डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, मेन हो गए। तो ये वाला जो पोर्शन बचता है, इस वाले पोर्शन में टॉर्जन इन्फोर्समेंट प्रोवाइडेड किए जाते हैं। टॉर्जन इन्फोर्समेंट जिस साइज में प्रोवाइडेड किए जाते हैं, जैसे ये वाला साइज है, इसको अपन कहते हैं मेस साइज। क्या कहते हैं, मेस साइज। और मेस साइज की अपन बात यहाँ पर कर रहे हैं। तो देखो स्लेब और फाउंडेशन में मेश टाइप रिइंफोर्समेंट, मैंने बताया टॉर्जन इन्फोर्समेंट, स्टीरअप शेयर इन्फोर्समेंट लगाए जाते हैं। मतलब स्लेब और आपका जो फुटिंग है उसमें स्टीरअप या जो बीम है शेयर फोर्स को रोकने के लिए जो लगाते हैं, उसकी जगह अपन मेश टाइप रिइंफोर्समेंट, टॉर्जन इन्फोर्समेंट लगा देते हैं। इसलिए यहाँ पर विदाउट शेयर इन्फोर्समेंट का अपन यहाँ पर यूज करते हैं, जिनका मेन पर्पज डायगोनल क्रैक्स को रोकना होता है। क्या होता है, उसमें भी जो स्टीरअप जो अपने बीम के अंदर लगाते हैं उसका भी मेन पर्पज क्या होता है, डायगोनल क्रैक्स को रोकना होता है। और यहाँ पर टॉर्जन इन्फोर्समेंट ये भी क्या करेगा, डायगोनल क्रैक्स को रोकने का काम ही करेगा। ठीक है, शेयर की बात करते हैं। शेयर इसको इसमें 1 वे शेयर और 2 वे शेयर में बांटते हैं फुटिंग के अंदर। 1 वे शेयर को वाइड बीम शेयर भी कहते हैं और डायगोनल शेयर भी कहते हैं, जबकि 2 वे शेयर को हम पंचिंग शेयर के नाम से भी जानते हैं। और दूसरा डेप्थ मेजर करने का जो बेंडिंग मोमेंट कंसिडरेशन करके चलते हैं। जब आपका फुटिंग फेलियर होता है तो उसको क्रिटिकल सेक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं, उसको क्रिटिकल फॉर्म कहते हैं। और क्रिटिकल फॉर्म की 3 पोजीशन होती है, समझिए अच्छे से। ये आपका एक फुटिंग पोर्शन है, ये फुटिंग पोर्शन है। यहाँ से मैंने लगभग 45 डिग्री पर लोड डिस्ट्रीब्यूशन करने का काम किया है, जो यूनिफॉर्म तरीके से इस प्रकार से लोड जाता है आपका। क्लियर। यहाँ से अपन बात करते हैं, यहाँ से देखो मैं एक डिस्टेंस लिया, ये आपका कॉलम फेस कहलाएगा। क्या कहलाएगा आपका, ये कॉलम फेस कहलाएगा। ये कॉलम का फेस होगा, ये फेस ऑफ कॉलम, जहाँ पर बेंडिंग मोमेंट सबसे ज़्यादा इफेक्टिव होता है। ठीक है, तो यहाँ से कॉलम पे से डी डिस्टेंस पर, तो देखो आपकी डी डिस्टेंस है, ये तो आपका होगा 1 वे शेयर इधर वाले पार्ट में। और D/2 डिस्टेंस, तो D/2 डी का आधा हो गया, तो यहाँ पर कम हो जाएगी डिस्टेंस, तो ये वाला पोर्शन आपका ज़्यादा हो जाएगा।
जो आपका क्या होगा 2ACl, ठीक है। और ये वाला आपका क्या होगा फेस ऑफ कॉलम। फेस ऑफ कॉलम के कारण से आपका स्ट्रक्चर फेल होता है। तो आपका ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला पोर्शन इस प्रकार से क्या होता है टेंशन में क्या हो जाता है फेलियर हो जाता है। यहाँ पर इस प्रकार से टेंशन डेवलप होता है। क्लियर। तो बात करते हैं यहाँ पर कि बेंडिंग मोमेंट एट फेस ऑफ कॉलम होता है। बेंडिंग मोमेंट ऑफ फेस ऑफ कॉलम होता है 1 वे शियर डी डिस्टेंस पे होता है, 2 वे शियर आपका D/2 डिस्टेंस पे होता है, ठीक है। आगे शियर डिजाइन शियर स्ट्रेस की बात की अपन ने यहाँ पर, ये भी काफ़ी बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। टाउ सी का मान WSM 0.16 के होता है, जबकि LSM 0.25 के होता है। और बियरिंग स्ट्रेस की बात करते हैं कि कंक्रीट का यहाँ पर बियरिंग स्ट्रेस कैसे निकालते हैं, तो LSM 0.45 के होता है और WSM आपका 0.25 के होता है। तो यहाँ पर बात कर ली अपन ने क्वेश्चन को लेकर कि आपका क्रिटिकल सेक्शन कहाँ होगा, किस प्रकार से बनता है। तो देखो बेंडिंग मोमेंट को लेकर मैं बात की थी, ये आपका फेस ऑफ कॉलम पे बनता है, तो ये आपका 1 पे आ जाएगा। दूसरा 1 वे शियर की बात करते हैं, तो 1 वे शियर आपका है वो 8D फॉर्म फेस ऑफ कॉलम D डिस्टेंस पे बनेगा। पंचिंग शियर आपका D/2 डिस्टेंस पे बनेगा। तो देखिए इसमें आंसर हो जाएगा 1 3 2 1 3 तो आपका आंसर मिल रहा है आपको डी आंसर में। यहाँ पर आंसर हो जाएगा आपका डी आंसर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट आपका है रिमूवल ऑफ प्रोप टू स्लेब इफ स्पान ओवर 4.5 मीटर। तो देखो सबसे पहले तो अपन बात करते हैं कि स्लेब की बात अपन कर रहे हैं कि स्लेब अपन जब बनाते हैं, जब अपन कहने का मतलब कंस्ट्रक्शन कार्य करते हैं उस समय ये पर बात कर रहे हैं। तो प्रोप का मतलब होता है टेक। टेक का मतलब हो गया जो अपनी बलिया जो लगी होती है नीचे, बलिया बम्बू जो लगे होते हैं किसमें फर्माबंदी के नीचे, उसी की बात करें तो उसको उठाने का समय मांग रहा है, उसको हटाने का समय मांग रहा है। यदि आपकी स्पान कितनी हो भाई 4.5 मीटर को ओवर कर चुकी हो, उसकी अपन बात कर रहे हैं। तो देखो सबसे पहले तो हटाने की बात करते हैं। तो हटाते समय जो वातावरण का जो टेम्परेचर है, वायुमंडल का टेम्परेचर 15 डिग्री सेल्सियस कम नहीं रहना चाहिए। सबसे पहले बात तो ये कह रहे हैं। आगे बात करें अलग अलग कंडीशन के अलग अलग बता रहा है टाइप्स ऑफ होमवर्क, ठीक है। इस पेपर आप क्वेश्चन आपको यहाँ मिलेगा स्लेब के लिए प्रोप्स टू स्लेब स्पानिंग अप टू 4.5 मीटर कि आपकी स्पान यदि स्लेब की 4.5 मीटर है तो आप प्रोप हटा सकते हो 7 दिन में, और यदि ओवर 4.5 मीटर हो चुकी है तो आप कितने दिन में हटा सकते हो, 14 दिन में आप हटा सकते हो टेक को या प्रोप को। इसी प्रकार से सॉफिट भी बात कर लेते हैं। सॉफिट क्या होता है, सॉफिट जो आपकी फर्माबंदी होती है उसी को अपन सॉफिट कहते हैं। ये वाला जो साइड वाले पोर्शन होते हैं उसको अपन क्या कहते हैं सॉफिट कहते हैं। तो काफ़ी जगह अपने को सॉफिट को भी क्या करना पड़ता है रिमूव करना पड़ता है प्रोप के साथ में, तो उनकी भी कंडीशन अपने को अलग अलग दिखा रखी है। तो अपना आंसर यहाँ से मिलता है आपको प्रोप्स टू स्लेब, ये बीम और आर्च के लिए भी दिखा रखा है अलग अलग, ठीक है। तो यहाँ पर अपना आंसर था स्पनिंग ओवर 4.5 मीटर, जो कितना था 14 डेज था। आंसर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा 14 डेज हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा आपका सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 में बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 और 8 दोनों में बात करते हैं। फॉर ए सिंपली सपोर्टेड बीम ऑफ स्पान 15 मीटर, देखो स्पान आपकी कितनी है 15 मीटर है। द मिनिमम इफेक्टिव डेप्थ टू सेटिस्फाई द वर्टिकल डिफ्लेक्शन लिमिट शुड बी। तो वर्टिकल डिफ्लेक्शन लिमिट का जब बात आ जाती है तो हमेशा स्लेंडरनेस रेशियो का यूज करते हैं। क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट बता दूं कि डिफ्लेक्शन को कंट्रोल करने के लिए किसका यूज किया जाता है, वो है स्लेंडरनेस रेशियो जो आपका होता है L/D, ठीक है। तो वर्टिकल डिफ्लेक्शन लिमिट के अंदर आपको बताना है, इसकी कंडीशन देखेंगे अभी। नेक्स्ट 8वां क्वेश्चन भी देख लो एक बार। इन डिजाइन ए कैंटिलीवर स्लेब, कैंटिलीवर स्लेब की बात कर रहे हैं ऑफ स्पान L टू स्टार्ट विथ डेप्थ ऑफ स्लेब में बी एज्यूम्ड, इसमें भी डेप्थ आपका क्या होगा। तो देखिए सबसे पहले बात कर लूँ इसमें बेसिक वैल्यू ऑफ स्पान टू इफेक्टिव डेप्थ रेशियो L/D, ठीक है। यदि आपका स्पान अप टू 10 मीटर हो तब क्या करना है, कैंटिलीवर के लिए L/D 7 लेते हैं, सिंपली सपोर्टेड बीम स्लेब के लिए बीम L/D 20 लेते हैं, कंटिन्यूस के लिए आप L/D 26 लोगे। तो मैं बता दूं यहाँ पर थोड़ा सा कि कैंटिलीवर के लिए यहाँ पर D निकालना है तो L बटा क्या हो जाएगा आपका 7 हो जाएगा। तो आंसर तो आपको 8वां का तो मिल जाएगा ए आंसर, क्लियर D का मान। आगे बात करते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में, अच्छे समझिएगा। फॉर स्पान अबाउट 10 मीटर, यदि आपकी स्पान 10 मीटर से अबाउ हो चुकी हो तब क्या करना है, तब हमेशा ध्यान रखना है कि आपकी जो L/D के सामने जो वैल्यू दिखा रखी है, जो डिफ्लेक्शन लिमिट दिखा रखी है, उसको हमेशा 10 अपॉन स्पान से क्या करवाना, मल्टीप्लाई करवाना है। तो मैंने 10 अपॉन स्पान से क्या करवा दिया, सबको मल्टीप्लाई करवा दिया। तो आपका देखो न्यू फॉर्मूला बन रहा है। तो यहाँ पर सिंपली सपोर्टेड स्लेब की अपन बात करेंगे तो L/D 20 × 10 अपॉन स्पान। तो यहाँ पर हो गया L आपका हो गया 15 और D हो गया, D का मान यहाँ पर निकालना है 20 × 10 हो गया, स्पान का मान फिर से 15 हो गया। यहाँ से 15 × 15 करा दिया और 20 × 10 का इसमें डिवाइड कर दिया। तो आपका D का मान आ रहा है 1.125, मतलब आंसर आ रहा है मोर देन 1 मीटर। तो आंसर देखिए आप
क्वेश्चन नंबर 7 में अपन बात कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 7 में आ जाएगा मोर देन 1 मीटर। कुछ स्टूडेंट्स ने क्या किया होगा कि L/D = 20 यूज किया डायरेक्टली और डी का मान निकालना है, तो आपने 1500 इक्वल अपॉन 20 किया होगा तो 750। ये मैं बता दूं, ये अप टू यदि अपना होता 10 मीटर तो ये डायरेक्ट फार्मूला यूज करते हैं, आपका है ओवर टू 10 मीटर है, तो इसलिए अपना नेक्स्ट फार्मूला ये वाला यूज अपने करेंगे। ठीक है, आगे वाले क्वेश्चन बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है द रेशियो ऑफ द डायमीटर ऑफ रिइंफोर्समेंट बार एंड द स्लेब थिकनेसेस, कि स्लेब की थिकनेस के अकॉर्डिंग अपन स्लेब में रिइंफोर्समेंट का डाया कितना रख सकते हैं। तो मैं बता दूं पहले तो रिइंफोर्समेंट्स कौन कौन से यूज करते हैं स्लेब में। एक तो डिस्ट्रीब्यूशन बार होता है, एक मेन बार होता है, ठीक है, जिनका डायमीटर 10 mm 12 mm 8 mm तक समथिंग हम यूज कर सकते हैं। तो अपन बात कर लेते हैं वन वे स्लेब जो आपकी होती है, वन वे स्लेब में आपका जो ये एलएक्स वाली डायरेक्शन होती है, एलएक्स वाली डायरेक्शन ये वाली, इसको LY कहते हैं, इसको एलएक्स कहते हैं। तो एलएक्स ये शॉर्ट स्पान या आपकी लॉन्गर स्पान है, तो शॉर्ट वाली डायरेक्शन में मेन रिइंफोर्समेंट लगाए जाते हैं और इसमें आपके डिस्ट्रीब्यूशन बार लगाए जाते हैं। मैं किस स्लेब की बात कर रहा हूँ, वन वे स्लेब की बात कर रहा हूँ, वन वे स्लेब की बात कर रहा हूँ। डिस्ट्रीब्यूशन बार का काफ़ी बार क्वेश्चन भी आता है। यह कंक्रीट में उत्पन्न होने वाली श्रिंकरेज को रोकने का कार्य करता है। ठीक है, जबकि अपन टू वे स्लेब बात करते हैं तो टू वे स्लेब में भी अपन ये आपका लॉन्गर शॉर्टर स्पान में मेन बार यूज करेंगे, इसमें भी आप मेन बार ही यूज करोगे। ठीक है, और इनका डायमीटर में 10 से 12 या 8 mm रखेंगे। ठीक है, स्लेब में रिइंफोर्समेंट का डाया स्लेब की थिकनेस का 1/8 से अधिक नहीं होना चाहिए। कहने का मतलब है कि आप जो स्लेब में जो रिइंफोर्समेंट जो लगाते हो, इसका जो डाया है, ये जो डाया है, जो स्लेब की जो मोटाई है, ये जो स्लेब का जो डेप्थ है, इस डेप्थ का 1/8 से कम नहीं होना, सॉरी 1/8 से अधिक नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये आपका रिइंफोर्समेंट का डाया यूज किया जाएगा, तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा आपका 1/8 हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। द डेवलपमेंट लेंथ ऑफ ईच बार और बंडल्ड बार सेल बी दैट फॉर इंडिविजुअल बार हाउ मच इंक्रीज व्हेन 3 बार इन। क्वेश्चन मतलब समझिए, सबसे पहले डेवलपमेंट लेंथ की बात कर रहे हैं। तो देखो डेवलपमेंट लेंथ होती क्या है, ये कंक्रीट का पोर्शन है, ये स्टील बार का पोर्शन है। ये स्टील बार की वह लंबाई जो कंक्रीट के साथ बॉन्ड बनाती है वो आपकी डेवलपमेंट लेंथ कहलाती है। तो ये आपका हो गया LD। क्या हो गया? LD। अभी कह रहा है कि आपका ये इंडिविजुअल बार है। कौन सा बार है आपका? ये इंडिविजुअल बार है। क्लियर? यहाँ तो क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। बार ऑफ बंडल बार फॉर सेल बी, सॉरी, लेंथ ऑफ ईच बार ऑफ बंडल बार सेल बी दैट फॉर इंडिविजुअल बार हाउ मच इंक्रीज विथ 3 बार। यदि मैं यहाँ पर 3 बार यूज कर लूँ या 3 बार यूज कर लूँ, 3 बार बंडल यूज करूँ, तो मेरा डेवलपमेंट लेंथ को कितना और बढ़ाना पड़ेगा, उसकी यहाँ पर बात कर रहे हैं। तो देखिए इसको समझिए, बार बंडल इन कॉन्टैक्ट द डेवलपमेंट लेंथ आर इंक्रीज कंपेयर टू बार इन बंडल इन कॉन्टैक्ट। देखिए समझिए इसे कि आपके यहाँ पर 1 बार लगी है, यहाँ पर आपकी 2 बार लगी है, तो 2 बार को अपन क्या कहेंगे और 3 बार को अपन क्या कहेंगे और 4 बार को अपन क्या कहेंगे, यहाँ पर समझिएगा अच्छे से। ठीक है, 2 बार इन बंडल होगा तो 10% इंक्रीज हो जाएगी डेवलपमेंट लेंथ। मतलब पहले आपकी LD यहाँ से लेकर यहाँ तक थी, अब आपकी यहाँ इसमें 10% इंक्रीज हो जाएगी यदि आप डबल बार यूज कर लोगे तो। ठीक है, आगे लिखा 3 बार हो तो 20% इंक्रीज हो जाएगा, 20% इंक्रीज हो जाएगा। 4 बार तो आपका 33% इंक्रीज हो जाएगा। तो दोस्तों आपको समझ में आ रहा होगा, यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ किसके लिए, 3 बार के लिए बात कर रहा हूँ। तो 3 बार के लिए आपका आंसर हो जाएगा 20% इंक्रीज। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर 20% क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, जो आंसर हो जाएगा आपका बी आंसर है। क्वेश्चन नंबर 11 की बात करते हैं। ड्रॉप आर प्रोवाइडेड इन फ्लैट स्लेब टू रेसिस्ट। अब देखिए सबसे पहले देखिए ड्रॉप होता क्या है, सबसे पहले यहाँ पर बात करेंगे। तो ड्रॉप की मैं बात करूँ, फ्लैट स्लेब क्या होती है मैं बता दूँ आपको। देखो फ्लैट स्लेब की बात करूँ, यहाँ थोड़ा समझिएगा अच्छे से, ये स्लेब समझिएगा। ये आपकी स्लेब है, ये वाली आपकी स्लेब है, ये वाली आपकी स्लेब है, पहले ये वाली स्लेब है, और ये आपका बना हुआ है ड्रॉप, और ये वाला आपका बना हुआ है हेड। क्या बना हुआ है आपका? हेड। और नेक्स्ट आपको जा रहा है कॉलम। ये कंडीशन है। ठीक है, फ्लैट स्लेब की। फ्लैट स्लेब में बीम नहीं होती है, सपोर्ट के रूप में डायरेक्टली कॉलम होते हैं। तो इसमें भी देखो ये वाली तो आपकी स्लेब है पूरी की पूरी। ठीक है, ये फिर इसमें क्या आ गए, ड्रॉप आ गया, और ये आपका क्या आ गया, हेड आ गया। तो यहाँ पर हम इस ड्रॉप की बात करें, किसकी बात करें, इस ड्रॉप की बात कर रहे हैं। तो ड्रॉप में आप देखिए यहाँ पर फिर से दिखा रखा है, ये आपकी स्लेब हो गई, ये आपका ड्रॉप हो गया, और ये आपका हेड हो गया, ये आप नेक्स्ट टेक्निक से क्या आपका कॉलम आ रहा है। तो क्वेश्चन देखिए यहाँ से कौन कौन से बनते हैं। सबसे पहले फ्लैट स्लेब विथ ड्रॉप देन थिकनेस ऑफ फ्लैट स्लेब। यदि आपका जो फ्लैट स्लेब है, ये फ्लैट स्लेब है, इसके साथ में ड्रॉप लगा हुआ हो,
तब आपकी थिकनेस जो है वो L/50 से कम नहीं होनी चाहिए। एल आपकी क्या है, ये पैनल लेंथ होती है, मतलब एक कॉलम यहाँ है, एक कॉलम यहाँ है, एक कॉलम यहाँ है, एक कॉलम यहाँ है। ये आपको पेट्रोल पंप पर देखने को मिलेगा ऐसा। ये आपकी पैनल लेंथ हो जाएगी जो एल कहलाएगी। ये वाली भी आपकी पैनल लेंथ जो क्या कहलाएगी, एल कहलाएगी। क्लियर। प्लेट स्लेब विदाउट ड्रॉप। कई बार स्लेब क्या होता है, ये आपका स्लेब है और डायरेक्टली अपन हेड लगा देते हैं, इसमें ड्रॉप अपने यूज नहीं कर रहे हैं, तब आपका टी का मान, थिकनेस का मान L/40 से कम नहीं होना चाहिए। तो प्लेट थिकनेस का मिनिमम मान होता कितना है, आपका प्लेट स्लेब का थिकनेस का मिनिमम मान होता है 125 mm। आगे बात करते हैं इसमें ड्रॉप थिकनेस हमेशा प्लेट स्लेब थिकनेस से क्या होना चाहिए, ज़्यादा होना चाहिए। मतलब ये आपका जो थिकनेस है, इस थिकनेस से हमेशा ड्रॉप की थिकनेस क्या होनी चाहिए, ज़्यादा होनी चाहिए। ड्रॉप के द्वारा शियर असिस्ट, ड्रॉप के द्वारा शियर फोर्स रसिस्ट किया जाता है। ठीक है, कौन सा फोर्स रसिस्ट किया जाएगा, शियर फोर्स। और ड्रॉप से कॉलम हेड लगभग कितना डिग्री पर होता है, 45 डिग्री पे होता है। तो ये तो आपका यहाँ से लगभग 45 डिग्री पे होगा। ठीक है, और मैं यहाँ पर बात करूँ कि यह किसका रसिस्ट करेगा, ये शियर फोर्स का रसिस्ट करेगा। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, इसमें बी आंसर हो जाएगा। आंसर क्या हो गया आपका, बी हो गया कि ड्रॉप आर प्रोवाइडेड इन प्लेट स्लेब। रसिस्ट किसका करता है, शियर फोर्स का क्या करेगा, रसिस्ट करेगा। ये अपने ड्रॉप को लेकर बात की है। ठीक है, आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन अपना है बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन या बिल्डिंग मटेरियल। फोर्थ पार्ट आपका बिल्डिंग मटेरियल कंस्ट्रक्शन आपका यहाँ पर कंप्लीट होता है B4 के नाम से। आगे नया सब्जेक्ट, न्यू सब्जेक्ट आएगा। तो सबसे पहले अपन क्वेश्चन नंबर 1 में बात करते हैं। इसमें देखो, द इनर पोर्शन ऑफ द वॉल बिटवीन द फेसिंग एंड बेकिंग इज नाउ एज, कि फेसिंग और बेकिंग जो आपका पोर्शन होता है उसके बीच का पार्ट क्या कहलाता है। किसी अपन ब्रिक वॉल की अपन बात कर रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, तो समझिए पहले, बेकिंग आपका होता है वॉल का इंटरनल पार्ट, वॉल का एक्सटर्नल पार्ट, ये आपका बेकिंग और फेसिंग होता है। मतलब ये आपकी कोई दीवार है इस प्रकार से। ठीक है, तो ये तो अंदर का पार्ट हो गया इस प्रकार से, ये अंदर का पार्ट हो गया, और ये बाहर का। तो बाहर वाला पार्ट फेसिंग कहलाएगा, और बाहर से अपन किसी चीज़ को देखते हैं तो पीछे की तरफ होगा तो आपका क्या कहलाएगा, बेकिंग कहलाएगा। इसलिए इंटरनल पार्ट बेकिंग होगा और एक्सटर्नल पार्ट जो बाहर का पार्ट फेसिंग होगा। अब देखिए हर्टिंग क्या होगा, वॉल के अंदर या बीच का भाग या फेसिंग या बेकिंग के बीच का भाग आपका क्या कहलाएगा, हर्टिंग कहलाएगा। मतलब समझिए कि आपका जो ये जो बाहर का पार्ट है और जो अंदर का पार्ट है, ये वाला जो पार्ट है, ये वाला पार्ट आपका क्या कहलाएगा, हर्टिंग कहलाएगा। ठीक है, और प्रीपंड वर्टिकल जॉइंट, मतलब अपन क्या करते हैं, प्रीपेंडिकुलर जो होता है उसी के आधार पर देखेंगे। ये आपके जो वाल है, ठीक है, ये जो वाल है इसमें अपन जो ब्रिक लगाते हैं, इस प्रकार से ब्रिक लगाते हैं, ये वाला जो वर्टिकल जॉइंट होता है इसको अपन क्या कहते हैं, प्रीपंड कहते हैं, जो वर्टिकल जॉइंट होगा। एक आपका स्ट्रिंगर कोर्स भी होगा। स्ट्रिंगर कोर्स की पूरी लंबाई में बाहर तक प्रोजेक्शन हो। देखो अच्छे समझिए इसको। सबसे पहले मैं डायरेक्ट इसकी बात करता हूँ। स्ट्रिंगर कोर्स देखो क्या होता है। स्ट्रिंगर कोर्स आपका ये वाला होगा। ठीक है, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट जो होगा, देखो इसमें देखो अभी ईंट की थिकनेस इतनी है, नीचे की तरफ की ईंट की थिकनेस थोड़ी क्या, थोड़ी बड़ी हो रही है। तो ये जो बाहर वाला प्रोजेक्शन है ये आपका स्ट्रिंगर कोर्स कहलाएगा। क्या कहलाएगा आपका, स्ट्रिंगर कोर्स, स्ट्रिंग कोर्स कहलाएगा। ठीक है, जबकि मैं हर्टिंग की बात करूँ, अभी मैंने बताया, तो ये वाला भाग तो आपका क्या कहलाएगा, फेसिंग कहलाएगा, और अंदर वाला पार्ट है वो क्या कहलाएगा आपका, बेकिंग कहलाएगा। इन दोनों के बीच का जो पार्ट है, इन दोनों के बीच का पार्ट है वो क्या कहलाएगा आपका, हर्टिंग कहलाएगा। क्लियर। इसी में एक चीज़ और देख लेते हैं अपन साथ में, बहुत सारी चीज़ें हैं। ये फ्रॉग हो गया आपका। ठीक है, और यहाँ देखिए क्यून क्लोजर का काफ़ी बार क्वेश्चन आता है, जो क्यून क्लोजर इसके बाद में ही अपन यूज़ करते हैं यहाँ पर। ठीक है, और ये टूथिंग का भी क्वेश्चन आता है, देखो दांत की तरह यहाँ पर बना रखा है, जो अपन नेक्स्ट अपन आगे की मशीनरी कंप्लीट कर सकते हैं आपका। ठीक है, और ये स्ट्रेचर होगा। स्ट्रेचर लंबाई वाली जो ब्रिक लगी हुई स्ट्रेचर हो गया, और यदि इसको अपन इस प्रकार से लगा देते हैं, जो छोटा पोर्शन दिखाई दे रहा है ये लंबाई वाली, इस प्रकार से लगा देते हैं तो आपकी हेडर हो गया। ठीक है, और ये आपका बट पार्ट हो गया। इस प्रकार से अपन ब्रिक मशीनरी कुछ पार्ट यहाँ से क्या कर सकते हैं, कंप्लीट कर सकते हैं। तो आंसर तो अपने को मिल ही गया होगा। आंसर आपका है, यहाँ पर मैं बात कर लूँ कि बिटवीन फेसिंग और बैकिंग के बीच में आपका क्या हो जाएगा, हर्टिंग आ जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा आपका, सी आंसर हो जाएगा। क्लियर। आगे बात करते हैं नेक्स्ट बात करें। क्वेश्चन अच्छा है, ए प्रोजेक्टिंग स्टोन विच इज यूजुअली प्रोवाइडेड टू सर्व एज सपोर्ट फॉर जोस्ट्रस वेदर इज सेड एक्ट इटीसी सॉरी। ठीक है, तो ये चीज़ें क्या क्या होती है, सबसे पहले बात करते हैं कि प्रोजेक्टिंग स्टोन ऐसा कौन सा है जो मेनली जोइस्ट ट्रस वेदरिंग शेड को सपोर्ट करता है।
ऐसा कौन सा स्टोन है जो सपोर्ट करता है? सपोर्ट का मतलब हो गया कि किसी बड़ी संरचना से के बीच में या कहीं हाइट पर अपन एक ऐसा स्टोन लगा देते हैं जो किसी दूसरे स्ट्रक्चर पर को क्या करता है, लोड को क्या करता है, ट्रांसफर करता है। तो देखो सबसे पहले अपन इसकी परिभाषा पढ़ते हैं अलग अलग तरीके से। कॉर्निस तो क्या होता है? कॉर्निस वाल के टॉप पर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में प्लस्तर, ग्रेनाइट या मार्बल स्ट्रिप द्वारा लगाया जाता है। देखो अभी भी मैंने बताया था कि ये जो आपकी वॉल है, ये वाला जो टॉप पोर्शन हो गया, ये वाला टॉप पोर्शन, यहाँ पर देखते हैं प्लस्तर व्लस्तर होने के बाद में यहाँ पर अपन क्या लगाते हैं, स्टोन प्लेट लगा देते हैं। इसी को ही अपन क्या कहते हैं, कॉर्निस कहते हैं। इस वाले टॉप वाले पार्ट को ही अपन क्या कहते हैं, कॉर्निस कहते हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं। इसमें आगे लिखा है कॉर्नर, दीवार की धार या वो क्या कहलाएगा, हमेशा कॉर्नर कहलाएगा। ये वाला जो पार्ट है, ठीक है, ये वाला पार्ट तो इसका पियर कहलाएगा। ये वाला जो पार्ट है, ये वाला पार्ट है, ये हमेशा कॉर्नर कहलाता है। क्लियर? आगे बात करते हैं नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट आपका थ्रोटिंग। स्टोन मेसनरी करते समय इसकी कंप्लीट विड्थ में लगाया गया स्टोन थ्रोट स्टोन कहलाता है। देखो स्टोन मेसनरी करते हुए ब्रिक मेसनरी दिखा रही है आपको, या आपकी कोई स्टोन मेसनरी हो रही है तो कोई ऐसा स्टोन लगा देते हैं इसकी विड्थ को कंप्लीट करता है, इसकी विड्थ को कंप्लीट करता है, ये आपका थ्रोटिंग कहलाता है। देखो यहाँ से क्वेश्चन भी आता है, बिटवीन थ्रोट स्टोन स्पेसिंग 1.5 मीटर। काफी बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये आपकी दीवार है, एक स्टोन यहाँ लगा रहे हैं और एक स्टोन यहाँ लगा रहे हैं, तो ये लगाना जरूरी होता है। इनकी जो मैक्सिमम डिस्टेंस है वो कितनी होती है, 1.5 मीटर होती है। आगे लिखा है देखो कॉर्बेल जो आपका है, इसको टोडा कहते हैं। जब किसी मेन स्ट्रक्चर के साथ कोई कम हाइट का स्ट्रक्चर बनाया जा रहा है तो इस स्ट्रक्चर के भार को मेन स्ट्रक्चर पर ट्रांसफर करने के लिए लगाया गया स्टोन का टुकड़ा कॉर्बल कहलाता है। इसको यहाँ से समझिए आप, देखो अच्छे से, ये रहा आपका कॉर्बल पोर्शन। ठीक है, जैसे ये आपकी दीवार चल रही है जो भी है, ठीक है, और यहाँ पर एक मैं स्ट्रक्चर लगा रहा हूँ तो इसको सपोर्ट करने के लिए मैंने यहाँ पर क्या लगाया, कॉर्बल। अब यहाँ पर मैं बात करूँ कि यहाँ पर आपका ट्रस भी हो सकता है, क्या हो सकता है आपका, इस प्रकार से ट्रस भी हो सकता है, शेड भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है। ठीक है, तो ये वाला पोर्शन आपका क्या कहलाएगा, कॉर्बल कहलाएगा। जो अपना आंसर यहाँ पर दिखा रखा है, आंसर देखिए आप कि प्रोजेक्शन स्टोन, ये प्रोजेक्शन कहलाएगा। ये प्रोजेक्शन बाहर निकला पार्ट प्रोजेक्शन है। यूजली प्रोड्यूस श्रेव सपोर्टेड फॉर जोइस्ट ट्रस, कोई भी हो, वेदर शेड हो, वो हमेशा आपका क्या कहलाएगा, कॉर्बेल कहलाएगा। जो आंसर क्या हो जाएगा आपका, डी आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन आगे बात करते हैं नेक्स्ट में बात करते हैं नेक्स्ट। इसमें और भी बहुत सारी चीज़ें दे रखी है, जैसे देख लेना आप। ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ से कंप्लीट हो सकते हैं आपके। ब्रिक के एक्यूरेट कटिंग के लिए टूल्स यूज लिया जाता है। जब ब्रिक मेसनरी की जाती है किसी मेसन द्वारा, तो ब्रिक को यदि अपने को काटना है, एक्यूरेट काटना है, तो अपन कौन सा इक्विपमेंट यूज करेंगे। तो देखो ट्रोवल लिखा है, और नेक्स्ट लिखा आपका इसमें एक जॉइंटर भी लिखा है, एक मेसन स्क्वायर भी लिखा है, और एक आपका ब्लस्टर भी लिखा है। ठीक है, तो इनमें से कौन सा ऐसा कटिंग टूल है जो ब्रिक को एक्यूरेट काटता है, तो आप खुद ही समझिएगा यहाँ से। ये देखो आपकी ब्रिक है यहाँ पर, और ये कटिंग टूल आपको दिखा रखा है। ये कटिंग टूल आपका है, वो कौन सा कटिंग टूल है आपका, ये ब्लस्टर कटिंग टूल है, ध्यान रखना। तो मैं आंसर में बता दूं, ये ब्लस्टर कटिंग टूल है, ये भी आपका ब्लस्टर कटिंग टूल है। तो इसके माध्यम से अपन क्या कर सकते हैं, ब्रिक को एक कट लाइन बनाकर इसको सही तरीके से क्या कर सकते हैं, काट सकते हैं, जो यहाँ पर दिखा रखा है। ठीक है, ये वाला पोर्शन क्लियर, ये वाला पोर्शन दिखा रखा है। आंसर आपका हो जाएगा बी। बाकी भी अपन बात करते हैं। ये नेक्स्ट क्या होता है, ट्रोवल क्या होता है, जॉइंटर क्या होता है, मेसन स्क्वायर क्या होता है। ठीक है, तो ये आपका ट्रोवल तो आप जानते हो करनी होती है, ये वाला कर्निंग हो गया, करनी वाला पार्ट। और अभी मैंने बताया कि ये टूथिंग होता है, जो मतलब जॉइंट के काम में आता है। ठीक है, और नेक्स्ट बात करते हैं। ओके, ये काफ़ी अच्छा है आपका, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो यहाँ से वापस समझ लीजिएगा, जो यहाँ लिखा है कि जो जॉइंटर होता है, इसका क्या काम होता है। तो मैं जॉइंटर का काम बता देता हूँ आपको। जॉइंटर का जो काम है वो पॉइंटिंग वर्क को कंप्लीट करता है। पॉइंटिंग वर्क को मतलब हो गया, अपन देखते हैं ये आपकी ब्रिक मशीनरी की भी ऐसे, ठीक है, ये ब्रिक लगी हुई ऐसे इस प्रकार से। तो कई बार क्या होता है, ये वाला जो जॉइंट बनता है यहाँ पर, ये वाला जॉइंट बनता है, यहाँ पर मसाला नहीं भरा होता है, तो यहाँ पर ये जॉइंट भरने के काम में आता है या पॉइंटिंग के काम में आता है आपका जॉइंटर का पोर्शन, ये जॉइंटर जो टूल्स है। नेक्स्ट अपन ट्राई स्क्वायर जो आपका होता है, जो गुणिया नापने के काम में आता है, अपने कह सकते हैं 90 डिग्री बनाने के काम में आता है, जिसको अपन ने लिखा है मेसन स्क्वायर के नाम से भी इसको जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, मेसन स्क्वायर के नाम से भी इसको अपन जानते हैं। तो मेरे ख्याल से आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। आंसर आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर बी आंसर हो जाएगा। आगे वाले क्वेश्चन में बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, द मिनिमम क्लियर वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन द
ट्रेड एंड सीलिंग, ठीक है। तो अपन बात करते हैं ट्रेड एंड सीलिंग क्या होता है सबसे पहले, और इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो क्या कहलाएगी, हेडर क्या होता है, हैंड रेल क्या होता है, पिच क्या होता है और हेडरूम क्या होता है, अच्छे से समझिएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर आप यहाँ देखिएगा। सबसे पहले देखो एक स्टेयरकेस बनाई हुआ है, एक फ्लाइट कहलाता है, ये वाला 1 फ्लाइट कहलाता है, पहले बता दूं मैं आपको, ठीक है। और ये आपका ऊपर की बात करते हैं, यहाँ से जाने के बाद में नेक्स्ट फ्लाइट अपन चढ़ते हैं यूँ इस प्रकार से नेक्स्ट। तो यहाँ पर अपन कह सकते हैं कि फ्लोर थिकनेस आ गया, ठीक है। ये आपका मैं बात करूँ तो टोटल राइज आ गया। टोटल राइज का मतलब हो गया कि आपका ये वाला जो पार्ट होता है, ये वाला पार्ट राइज कहलाता है, ये वाला पार्ट आपका क्या कहलाता है, ट्रेड कहलाता है, ये राइज हो गया। ये वाला आगे वाला पार्ट नॉइज कहलाता है, ठीक है, इस प्रकार से। और इसको वेस्ट कहते हैं, ये वाला पार्ट जो होता है वो क्या कहलाता है, आपका वेस्ट कहलाता है, ठीक है। इस प्रकार से आपका स्टेयरकेस का क्लासिक कंपोनेंट के बारे में जानकारी ले रखी है अपन ने। अब देखिए यहाँ से ये आपका ट्रेड है, ये आपका क्या है, ट्रेड है, और ये आपका क्या है, सीलिंग है। जो टोटल राइज है मतलब ये स्लेब आ गया, लिख रहा है फ्लोर थिकनेस, ऊपर वाला फ्लोर थिकनेस मतलब यहाँ के लिए स्लेब हो गया, ये वाला फिर से फ्लोर हो गया। तो ये आपका सीलिंग पार्ट हो गया, ये वाला सीलिंग पार्ट हो गया आपका, ये वाला सीलिंग है, और ये वाला क्या आपका ट्रेड है। तो इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो क्या कहलाती है, आपकी हेडरूम कहलाती है। क्या कहलाती है, हेडरूम कहलाती है। तो हेडरूम को लेकर अपन बात कर लेते हैं थोड़ा सा। इट इज़ द वर्टिकल डिस्टेंस, इट इज़ द वर्टिकल डिस्टेंस, इट इज़ द वर्टिकल डिस्टेंस द लाइन ऑफ नॉइजिंग एंड सीलिंग ऑफ स्टेयरकेस, सीलिंग ऑफ स्टेयरकेस, ठीक है। मतलब अभी भी मैंने बताया कि ये वाला पार्ट आपका नॉइजिंग कहलाता है, ये वाला पार्ट आपका क्या निकालता है, नॉइजिंग कहलाता है। ये वाला आगे वाला पार्ट यहाँ तक ट्रेड कहलाएगा, ये नॉइजिंग कहलाएगा, या ट्रेड, ये की बात है, ठीक है। तो यहाँ से अपन सीलिंग तक की डिस्टेंस होती है वो हेड रूम कहलाती है। अब क्वेश्चन आता है स्टेयरकेस में मिनिमम हेड रूम 2.05 मीटर हो सकती है। मतलब ये वाली जो डिस्टेंस है, ये वाली डिस्टेंस है, ये आपकी 2.05 मीटर हो सकती है। आगे मैं बात करूँ थोड़ा सा इसमें, आगे हैंडरेल, हैंडरेल जानते ही हो, हैंडरेल कहाँ यूज़ करेंगे अपन, हैंडरेल यूज़ करेंगे यहाँ पर, अपन जानते हैं यहाँ पर नेवल पोस्ट लगते हैं, और इस प्रकार से हैंडरेल अपन यूज़ करते हैं। ये वाला पोर्शन, सॉरी, ठीक है, हाँ। तो यहाँ से अपन बात करते हैं, तो ये हो गया आपका हैंडरेल, ठीक है। स्टेयरकेस में लगाया गया इंक्लाइडिंग सपोर्टिंग मेंबर हैंडरेल कहलाता है। इंक्लाइडिंग मैंने भी बता दिया, इंक्लाइडिंग जो पोर्शन होता है आपका, ठीक है। आगे देखो बात करते हैं कि हैंडरेल की हाइट ट्रेड के टॉप से लगभग कितनी हो सकती है, 75 से 80 सेंटी हो सकती है। अभी भी मैंने बताया इस प्रकार से। तो इसकी जो हाइट है वो 75-80 हो सकती है। पिच क्या होता है, पिच आपका टोटली ये हॉरिजॉन्टल हो गया। यहाँ से अपन एंगल की बात करते हैं तो 25 डिग्री से 40 डिग्री जो होता है वो आपका पिच कहलाता है। अपन देखते हैं स्लोप हॉरिजॉन्टल के साथ में रखते हैं। तो आंसर आपका यहाँ पर मिल चुका होगा, डी आंसर आपका हैंडरूम हो जाएगा, ट्रेड और सीलिंग के बीच की वर्टिकल डिस्टेंस। क्वेश्चन नंबर आगे बात करते हैं नेक्स्ट में। क्वेश्चन नंबर 5वां है द पब्लिक बिल्डिंग विड्थ ऑफ स्टेयरकेस रिक्वायर। तो अभी भी बात की अपन ने कि इसकी स्टेयरकेस की चौड़ाई क्या होगी। देखो मैं बता दूं कि इस प्रकार से स्टेयरकेस चलेगी, इस प्रकार से जो सीढ़ी होती है, सीढ़ी की ये वाली जो चौड़ाई है, ठीक है, ये इसका ये अपना क्रॉस सेक्शन दिखाई दे रहा है, ये वाला पार्ट ये दिखाई दे रहा है। तो इसकी विड्थ की अपन बात कर रहे हैं तो कौन सी बिल्डिंग के लिए कितनी होगी, तो बता दूं मैं, रेजिडेंस बिल्डिंग में 1.1 मीटर से 1.6 लेते हैं, पब्लिक बिल्डिंग में बड़ा कितना 1.5 से 1.8 मीटर लेते हैं। तो यहाँ पर पब्लिक बिल्डिंग की अपनी बात की है। ओके, आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में। ए वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन द फ्लोर इज 3.6 मीटर, 3.6 मीटर है, ध्यान रखना ये 3.6 मीटर है। द स्टेयर हॉल साइज 2.5 × 5 मीटर, देन टोटल नंबर ऑफ राइजर प्रोवाइड इन ईच फ्लाइट। अभी भी मैंने बताया कि राइजर की कितने राइजर लगेंगे आपके, इस प्रकार से ये बात करें अपन। तो टोटल जो है आपका वो है 3.6 मीटर है। तो एक फ्लाइट आपकी होगी, एक फ्लाइट ही होगी, तो एक फ्लाइट होगी तो आधा कितना हो जाएगा आपका 1.8 मीटर हो जाएगा। उसी की बात करें तो यहाँ पर 1.8 मीटर कर लिया, ठीक है। अपन बात करते हैं कि राइज हमेशा ध्यान रखना 15 सेंटीमीटर लेते हैं, 6 इंच के समथिंग लेते हैं। और ट्रेड आपका कितना लेते हैं, लगभग 25 सेंटी लेते हैं। 25 सेंटी का मतलब आपका कितना हो गया, समथिंग 11 इंच और 12 इंच के समथिंग हो गया, 12 इंच हो गया। तो ट्रेड जो आपका होता है वो इस प्रकार से, ट्रेड जो होता है ये 12 इंच के समथिंग लेते हैं। टप्पा जिसको कहते हैं, ये राइज होता है तो लगभग 6 इंच का होता है, ठीक है। तो इसमें अपन ने 150 का डिवाइड किया तो आंसर कितना आ गया अपना 12 आ गया। 18 में एक फ्लाइट में अपने बात की है, पर एक फ्लाइट में कितने आएंगे, तो एक फ्लाइट में आपके आएंगे आंसर 12 आंसर हो जाएंगे। क्लियर, तो आंसर आपका आ गया यहाँ पर 12। क्लियर,
आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 पे। वह रूप जिसके चारों डायरेक्शन में 4 स्लोपिंग सरफेस होती है। देखो अच्छे समझिए डायग्राम में आपको 4 स्लोपिंग में सबसे पहले बात कर लेता हूँ। तो देखो 4 स्लोपिंग दिखाई दे रही है आपको, एक ये वाली हो गई और एक इधर हो गई, तो एक उधर हो गई, एक इसके जस्ट ऑपोजिट हो गई, ये आपकी हिप होगी। सही आंसर आपका हिप हो जाएगा। ये आपका शेड रूप कहलाएगा, एक डायरेक्शन में हो, जो आपका टेंट शेड अपन देखते हैं घर पे डायरेक्टली, ये दीवार होती है और यहाँ से ये आपका शेड कहलाता है। ये आपका गेबल कहलाएगा जो 2 डायरेक्शन में हो, 2 डायरेक्शन में हो आपका गेबल कहलाएगा। और ये आपका बटरफ्लाई कहलाएगा, बटरफ्लाई, ये बटरफ्लाई की तरह होता है, ये बटरफ्लाई की तरह हो गया आपका, ठीक है, बटरफ्लाई। और ये आपका हिप हो गया। और ये आपका गेम्ब्रल, गेम्ब्रल में क्या होता है, स्लोप को काट देते हैं अपन, जो बोलते हैं हिंज अपन बोल सकते हैं इसे, 1 2 और 3 4 इस प्रकार से डालते हैं। और नेक्स्ट अपन बात करते हैं मेनसड, मेनसड में भी 4 स्लोप डालते हैं, लेकिन ऊपर वाली की तरफ 4 स्लोप अपन डालते हैं। तो ये आपका मेनसड हो गया, सबको डायग्राम समझ में आ गया होगा। तो आंसर आपका हो जाएगा हिप, 4 डायरेक्शन में डाला गया स्लोप है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, आपका यहाँ पर हिप रूप हो जाएगा। बाकी आपको गेबल और गेम्ब्रल और मेनसड के बारे में अच्छे से समझा दिया गया है जितने भी हैं। आगे क्वेश्चन नंबर 8 पे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है, ए हॉरिजॉन्टल मेंबर विच इज यूज्ड फॉर सपोर्ट टू राफ्टर ऑफ ए रूफ व्हेन स्पान इज लार्ज। ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है वैसे, स्टील का भी क्वेश्चन आपका, ये पर्लिन आंसर होगा इसमें। मैं बता दूं आपको, देखो इस डायग्राम को समझिएगा आप अच्छे से कि ये जो अपने कह सकते हैं, जो टीन शेड बनाते हैं, टेंट शेड जो अपन बनाते हैं, ठीक है, या कोई भी रूफ ट्रस बनाते हैं, तो ऊपर की जो चद्दर होती है उसको राफ्टर कहते हैं, कॉमन राफ्टर कहते हैं। तो कॉमन राफ्टर को अपने नीचे सपोर्ट के रूप में क्या लगाते हैं, एंगल लगाते हैं, उस एंगल को ही अपन क्या कहते हैं, पर्लिन कहते हैं। उस एंगल को अपन क्या कहते हैं, पर्लिन कहते हैं। गोल पाइप हो सकता है, होलो पाइप हो सकता है, आपका स्क्वायर या आयताकार होलो पाइप हो सकता है जो लगाते हैं, और अंदर की तरफ इस प्रकार से हुक लगाते हैं। ये आपका टेंट शेड हो गया। और ये आपका यहाँ पर एंगल सेक्शन लगा दिया मान के चलो, और यहाँ पर अपन क्या करते हैं, हुक लगाते हैं इस प्रकार से, ठीक है, और यहाँ पर क्या लगा देते हैं, बोल्ट लगा देते हैं। तो इस पार्ट को पर्लिन कहते हैं। तो पर्लिन क्या करता है, इस राफ्टर को क्या करता है, सपोर्ट करता है। तो आंसर अपना यहाँ पर यही है कि राफ्टर ऑफ रूफ व्हेन स्पान लार्ज है ना, इस सपोर्ट टू राफ्टर है ना, तो सपोर्ट टू राफ्टर कौन करेगा, आपका पर्लिन करेगा। राफ्टर समझ में आ गया। ये आपका क्या होता है, एविज, एविज क्या होता है, देखो एविज, एविज क्या होता है, ये वाला पोर्शन आपका एविज कहलाएगा, ये वाला, ठीक है, एविज। और नेक्स्ट इसमें लिखा है, अच्छा वैली लिखा है, वैली देखो क्या होता है, जब आप क्या करोगे इस प्रकार से, सॉरी, जब 2 पिच रूप बनाओगे, एक तो ये हो गया और एक ये वाला, तो ये वाला पार्ट आपका क्या बनेगा, वैली, ठीक है। आगे बात करते हैं नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। द आर्ट ऑफ ड्रेसिंग ऑफ एज ऑफ टिम्बर, ठीक है, सच एज टू मेक देम स्ट्रेट एंड स्क्वायर विथ द फेस। मतलब जब लकड़ी जो आपकी होती है, मैंने लंबर के बारे में आपको बताया था, लंबर क्या होता है, लंबर होता है जब लकड़ी को अपन मनचाही शेप में काट लेते हैं या कोई भी शेप अच्छे से बना लेते हैं, उसको लंबर कहते हैं। उस लंबर की बात कर रहे हैं कि जब टिम्बर का अपन ड्रेसिंग करके स्ट्रेट और स्क्वायर बना ले, स्ट्रेट या स्क्वायर या रेक्टेंगल कोई भी बना ले, तो उसको अपन क्या कहेंगे, तो मैं बता दूं, देखो शूटिंग कहेंगे इसको। आंसर अपना क्या रहेगा, शूटिंग रहेगा। आप डायग्राम में समझिएगा अच्छे से, ये वाला पोर्शन जो है, ये वाला पोर्शन, इसको लंबर भी कहते हैं। अपने अच्छे मनचाही शेप में इसको काट लिया है, या आपका स्ट्रेट हो गया, या आयताकार, या आपका स्क्वायर हो गया, इसको ही अपन क्या कहेंगे, यह जो वर्क अपन करते हैं इसको अपन शूटिंग कहेंगे। क्या कहेंगे, इसको अपन शूटिंग कहेंगे। आगे देखो नेक्स्ट आपका लिखा है कैम्फरिंग। कैम्फरिंग जो का क्या होता है उसको भी इससे समझिए। यह वाला जो पोर्शन है, ठीक है, ये समझिए आपका, ये वाला जो इसे खरोचा जा रहा है, ठीक है, इसको ही अपन क्या कहते हैं, कैम्फरिंग कहते हैं। नेक्स्ट अपन बात करते हैं, नेक्स्ट जो आपका है वो है एक मोल्डिंग दिखा रखा है और एक आपका माइट्रिंग दिखा रखा है। तो माइट्रिंग और जो मोल्डिंग है वो भी समझ लीजिएगा अच्छे से। माइट्रिंग क्या होता है, हाँ ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना अच्छे से, ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। माइट्रिंग हमेशा ध्यान रखना 90 डिग्री कॉर्नर बनाता है, और एक आपका होता है वो 45 डिग्री माइट्री होता है। कॉर्नर लेस देन ये आपका 90 डिग्री बनाएगा, ये कॉर्नर ग्रेटर देन क्या बनाएगा, 90 डिग्री बनाएगा। ये 3 पोजीशन इसमें होती है, ठीक है। तो ये वाला जो पोर्शन आपका कहला रहा है, ये वाला एक पोर्शन, ये आपका क्या कहलाएगा, माइट्रिंग कहलाएगा, ठीक है। और आगे बात करते हैं नेक्स्ट, ये आपका मोल्डिंग हो गया। मोल्ड तो आपको समझ में आएगा होगा कि लकड़ी को गोल घुमा देना इस प्रकार से, ये आपका मोल्डिंग कहलाएगा, ठीक है। ये आप देखते हो फर्नीचर में काफ़ी ज़्यादा इसका यूज़ करते हैं। ये आपका मोल्डिंग पोर्शन हो गया। तो आंसर तो आपको यहाँ से मिल ही गया होगा कि आपका फ्लैट स्ट्रेट और स्क्वायर शेप जो देता है ड्रेसिंग के माध्यम से, वो आपका क्या कहलाता है, शूटिंग कहलाता है। क्या कहलाता है आपका, शूटिंग। तो ये वाला पोर्शन आपका शूटिंग होगा, ठीक है। ये वाला पोर्शन जो आपका होगा वो कैमरिंग होगा, और नेक्स्ट वाला ये वाला पोर्शन आपका माइट्रिंग होगा,
ठीक है। और नेक्स्ट वाला जो पोर्शन है वो आपका क्या होगा, मोल्डिंग होगा, ठीक है। ये आपका क्या होगा, मोल्डिंग होगा। क्वेश्चन नंबर आगे बात करते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 10वां है, द लेंथ ऑफ हॉर्न नॉर्मली केप्ट। ये हॉर्न क्या होता है इसके बारे में बात करते हैं। देखो, डोर व विंडो फ्रेम में पोस्ट से आगे हेड और सील का निकला हुआ भाग, यहाँ समझ में नहीं आएगा आपको, थोड़ा आगे समझते हैं इसे। ये भी आपका डोर का क्वेश्चन है, ठीक है। 8DS20 में DS रिप्रेजेंट करता है, इसके बारे में बात करेंगे। तो यहाँ समझिएगा आप थोड़ा सा, हॉर्न क्या होता है, ये आपका हेड कहलाएगा ये वाला पार्ट, ठीक है। और डोर में ध्यान रखना सील नहीं आता है, ये वाला सील नहीं आता है, ठीक है। जबकि विंडो का डायग्राम, ये नेक्स्ट वाला विंडो का डायग्राम, ये हेड हो गया, ये नीचे वाला पार्ट आपका क्या हो गया, सील हो गया। तो सील और विंडो से जो आउटर पार्ट में निकालते हैं अपन, ठीक है, ये वाला पार्ट जो है, ये वाला डिस्टेंस है, ये हॉर्न कहलाती है। और ये आपका होल्ड पास्ट कहलाते हैं। तो होल्ड पास्ट का भी क्वेश्चन आता है कि डोर में तो एक साइड में 3 यूज़ करते हैं, और आपका जो विंडो होता है वो एक साइड में कितने यूज़ करते हैं, हमेशा 2 यूज़ करते हैं, ठीक है। और आपके डोर में सील नहीं होता है, इसमें आपका विंडो में सील है, ये विंडो इसमें सील है, और इसमें आपका सील नहीं है, यहाँ पर कोई भी सील नहीं बना हुआ है। आप देखते भी हो कि दरवाजे में नीचे में कोई पट्टी में डायरेक्टली यहाँ पर फ्लोर का पोर्शन होता है, यहाँ पर डायरेक्टली क्या होता है, आपका फ्लोर का ही पोर्शन होता है, ठीक है। तो अपन बात कर लेते हैं इस हॉर्न की डिस्टेंस की। हॉर्न की डिस्टेंस आपकी कितनी होती है, तो बता दूं, हॉर्न की डिस्टेंस आपकी होगी यहाँ पर लगभग 15 से 20 सेंटीमीटर, कितने, सॉरी 10 से 15 सेंटीमीटर, 150 mm की समथिंग लेते हैं अपन। कितना लेते हैं, 10 से 15 सेंटीमीटर लेते हैं हॉर्न की डिस्टेंस। और बात करते हैं आगे, DS क्या है, तो बता दूं मैं आपको, S का मतलब होता है सिंगल, और T का मतलब होता है डबल। D का मतलब डोर हो गया, और W का मतलब आपका विंडो होता है। तो मैं बता दूं यहाँ पर DS क्या है, S का मतलब सिंगल हो गया, D का मतलब डोर हो गया, तो सिंगल डोर हो गया यहाँ पर आंसर, ठीक है। जबकि मैं A सिंगल डोर हो गया, ठीक, सिंगल डोर का मतलब आंसर हो गया B, ठीक है, या डोर सिंगल। 8 और 20 क्या है, 8 का मतलब हो गया 800 mm, और 20 का मतलब हो गया 2000 mm। ये इसकी क्या होगी, डोर की साइज हो गई, ये 800 हो गई, और ये इसकी क्या होगी, 2000 हो गई, ठीक है। मतलब 2 मीटर और 0.8 मीटर हो गया आंसर, ठीक है। आगे इसको और अच्छे से समझा रखा है, ठीक है। आगे और क्वेश्चन में काम में आएगा, इसलिए समझा रखा है। देखो, विच इज द नॉट पार्ट ऑफ डोर, अभी भी बताया था मैंने, डोर में कौन सा पार्ट नहीं होगा, सील होगा, सील नहीं होगा। सब हेड मैंने आपको बता ही दिया था कहाँ होगा। स्टाइल और रेल की बात कर लेता हूँ मैं यहाँ पर। देखो, ये जो वर्टिकल कंपोनेंट होगा, ये वाला वर्टिकल कंपोनेंट स्टाइल कहलाएगा। और जब मैं रेल की बात करूँ, ये आपका, इसमें बात कर लेते हैं थोड़ा सा, ये वाला जो वर्टिकल कंपोनेंट है ये आपका क्या कहलाएगा, स्टाइल कहलाएगा। ये देखो ऊपर की तरफ देखो टॉप रेल दिखा रखा है। ये आगे नीचे की बात करेंगे अपन, ये आपका बॉटम रेल होगा, क्या होगा, बॉटम। और जहाँ पर आप ये कुंडी लगाई जाएगी, ठीक है, वहाँ पर आपका लॉक रेल होगा, क्या होगा आपका, लॉक रेल। मैं बता दूँ, लॉक रेल और बॉटम रेल का जो ये वाला जो साइज है वो समान होता है, जो ज़्यादा होता है किसके बजाय, टॉप रेल के बजाय। ये तो आपका टॉप रेल होता है, टॉप रेल की जो मोटाई है, ये विड्थ है, इसकी बात कर रहे हैं अपन, ठीक है। क्वेश्चन हो गया अपना आंसर, यहाँ पर बी आंसर हो जाएगा सील। बाकी मैंने बता दिया, स्टाइल और आपका रेल का अपन यूज़ करेंगे, सील का अपन यूज़ नहीं करेंगे। तो मिनिमम विड्थ ऑफ बॉटम और रॉक लेयर, अभी भी बताया कि बॉटम और रॉक लेयर की मिनिमम विड्थ कितनी होगी। तो आंसर इसमें आपका हो जाएगा, देखिए, टॉप रेल की विड्थ होगी 100 mm, और जो बॉटम रेल और रॉक रेल है उसकी कितनी होगी आपकी 150 mm। तो आंसर यहाँ पर दिखा रखा है सी, ये आंसर आपका सी है, ध्यान रखना, आंसर सी है। तो इसी की मैं बात कर रहा हूँ, ये आपका आंसर हो जाएगा सी, हो जाएगा जो बॉटम या जो लॉक रेल होगी। और ये होगी कहाँ, ये आपकी होगी यहाँ, एक तो ये होगी, और एक मैं बता दिया अपन जो कुंडी लगाती हैं उसके बजाय। और ऊपर वाली जो है ये वाली, इसकी टॉप रेल की भी अपने बात कर ली है, ठीक है। टॉप रेल की आपकी विड्थ कितनी रखी जाएगी, टॉप रेल की विड्थ रखी जाएगी अभी 100 mm, जो 4 इंच की समथिंग होती है। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 में, अकॉर्डिंग टू क्लाइमेट कंडीशन द टोटल एरिया ऑफ विंडो ओपनिंग शुड बी वेरी ऑफ द फ्लोर एरिया। ये कहना चाह रहा है कि अपन जो खिड़की या विंडो छोड़ते हैं, ओपनिंग एरिया छोड़ते हैं, वो फ्लोर एरिया का कितना छोड़ते हैं। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, किसी भी विंडो का ओपनिंग एरिया फ्लोर एरिया के 15% से कम नहीं होना चाहिए। अच्छा, और ग्लास का एरिया भी कभी, और ग्लास पैनल एरिया फ्लोर एरिया का 10% से कम नहीं होना चाहिए। बाकी आंसर आपका यहाँ से नहीं है, आपका आंसर यहाँ से है, या आपका मैक्सिमम 15% है, मतलब 10 से 15% इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। रूफ लेवल से कितना बिलो वेंटिलेटर प्रोवाइडेड करते हैं। तो पहले वेंटिलेटर की बात करता हूँ, ये क्या होता है। वेंटिलेटर आर स्मॉल विंडो, एक छोटी विंडो होती है, फिक्स्ड एट ग्रेटर हाइट देन द विंडो, कि विंडो के ऊपर की हाइट पर, काफ़ी ऊंचाई पर लगाई जाती है, जिसको अपन जाली कहते हैं, छोटी सी रोशनदान जो होती है उसकी बात कर रहे हैं। तो ये कितना होता है, जो स्लेब होता है, स्लेब से आप लगभग कितना नीचे लगाओगे, 30 से
50 सेंटीमीटर, मतलब आप 300 mm से 500 mm की दूरी पर लगा सकते हो। तो औसतन इसका हो जाएगा लगभग 40। तो आंसर मैंने दे दिया यहाँ पर 40। ठीक है, आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16। प्लस्तर फिनिशिंग सरफेस पर इरेगुलर हेयर क्रैक्स, काफी अच्छा क्वेश्चन है। हेयर क्रैक्स की बात करते हैं। हेयर क्रैक्स डेवलप, प्लस्तर की जो फिनिशिंग होती है उस पर अलग अलग प्रकार की क्रैकिंग आती है। तो सबसे पहले क्रेजिंग की बात करता हूँ। क्रेजिंग क्या होता है, देखिए क्रेजिंग की बात करते हैं यहाँ पर। दिस इज द डेवलपमेंट ऑफ हेयर क्रैक्स यूजली एन इरेगुलर पैटर्न और फिनिश सरफेस। तो हेयर क्रैक्स के रूप में होगा, आप क्रेजिंग कहलाएगा। तो आंसर आपको मिल जाता है यहाँ पर। देखो इसको समझिएगा ऐसे, यह आपका जो क्या कहलाएगा, आपकी हेयर क्रैकिंग कहलाएगी। क्या कहलाएगी? हेयर क्रैकिंग कहलाएगी। ठीक है, आगे मैं बात करूँ क्रेकिंग। क्रेकिंग तो आप जानते ही हो, दिस इज द डेवलप ऑफ वन या मोर क्रैक्स या फिशर्स इन द प्लस्तर ड्यू टू मोमेंट, लोड के मोमेंट के कारण से मान सकते हो बैकग्राउंड क्या होता है, क्रैकिंग की क्रैकिंग हो जाती है। उसकी पोर्शन आपको आंसर देखने को मिलेगा ये वाला। ठीक है, ये आपका क्रैकिंग पोर्शन है पूरा पूरा। कौन सा पोर्शन आपका? क्रैकिंग। बहुत सारी, एक या एक से अधिक बहुत सारी क्रैक्स आ जाती है। ठीक है, आगे बात करते हैं नेक्स्ट, हैकिंग। दिस इज द प्रोसेस ऑफ रफिंग द बैकग्राउंड टू प्रोवाइड सुटेबल बॉन्ड या की द प्लस्तर। ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, पूछा भी जा सकता है, इंटरव्यू लाइक क्वेश्चन है हैकिंग का। कि जब अपन क्या करते हैं, कॉलम हो चाहे बीम हो चाहे दीवार हो, वहाँ पर अपन प्लस्तर करना, तो इसे टाँचे मारते हैं, इसे टाँचे लगाते हैं, इसको फ्रिक्शन बनाते हैं कि प्लस्तर से चिपक जाए या की बना ले। ठीक है, वही आपका हैकिंग पोर्शन कहलाता है। ठीक है, और नेक्स्ट लिखा है ग्रीनिंग। इट इज द रिफ्लेक्शन अपीयरिंग ऑन द सरफेस प्लस्तर ऑफ द पैटर्न। मतलब जो आपका जॉइंट करके अपन जो फिनिशिंग पोर्शन लाते हैं, देखो यहाँ पर जॉइंट कर रहे हैं, ये जॉइंट कर रहे हैं यहाँ पर, प्लस ये पहले क्या कर रहे हैं यहाँ पर मोटर डाल रहे हैं, उसके बाद इसको फिनिशिंग कर देंगे, तो आपका ग्रीनिंग कहलाएगा। ठीक है, और नेक्स्ट बात करते हैं अपने इसका आंसर की। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा यहाँ पर? क्रेजिंग हो जाएगा, जो हेयर क्रैक्स के रूप में होती है। आगे लास्ट जो क्वेश्चन अपना है उसके बारे में बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, मेथड ऑफ डीपीसी। सर लास्ट नहीं है अभी। मेथड ऑफ डीपीसी के मेथड कौन कौन से हैं? तो देखो मेम्ब्रेन डीप डीप प्रूफिंग भी होगा, सरफेस ट्रीटमेंट भी होगा, ऑर्गेनाइटिंग भी होता। ये ऑल ऑफ दीज आंसर हो जाएगा। ऑल ऑफ दीज सबके बारे में आपको यहाँ पर समझा रखा है। ठीक है, यूज ऑफ डैम प्रूफ कोर्स, मतलब डीपीसी क्या होता है? डीपीसी होता है दीवार में जो पानी ऊपर की तरफ कैशिकात्मक गुण के कारण से पानी जो सीलन के कारण से जाता है, उसको रोकने के लिए अपन डीपीसी यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं उसको रोकने के लिए? डीपीसी यूज करते हैं। जो डीपीसी की अपन बात कर रहे हैं, तो डीपीसी के लिए अपन मेम्ब्रेन्स डैम प्रूफिंग यूज करेंगे। सबसे पहला यूज ऑफ फ्लेक्सिबल मटेरियल सच है, बिटमिन डाल देते हैं, है ना, एस्फाल्ट या ये सारे मटेरियल डालते हैं, वो आपका मेम्ब्रेन्स डैम प्रूफिंग कहलाएगा। आगे लिखा है इंटीग्रल डैम प्रूफिंग, यूज ऑफ वाटर प्रूफिंग मटेरियल, कोई भी वाटर प्रूफिंग मटेरियल डाल देते हैं। ठीक है, सरफेस ट्रीटमेंट अप्लाइंग ऑफ लेयर, मतलब 1-2 लेयर अपन लगा देते हैं। ठीक है, वाटर प्रूफिंग की, तो वो सरफेस ट्रीटमेंट कहलाएगा। गुनाइटिंग, ये सीमेंट मोटर की अपारगम्य परत, अपन देखते हैं कई बार दीवारों के बाहर दाने दाने से जो अपारगम्य परत बना दी जाती है, वो आपकी गुनाइटिंग कहलाती है। कैविटी वाल ये भी एक प्रकार से क्या होती है, होलो वाल बनाकर भी अपन क्या कर सकते हैं, डीपीसी के ऊपर वाटर को रिसने से रोक सकते हैं। आगे देखो यहाँ पर इसी में क्वेश्चन जो अपना आंसर हो जाएगा वो ऑल ऑफ दीज हो जाएगा, मतलब चारों ही आपके सही आंसर माने जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 18 की बात करता हूँ। फॉर हाउस ड्रेनेज द नॉर्मली साइज ऑफ द हॉरिजॉन्टल वेस्ट पाइप प्रोवाइड। अपन देखते हैं कि हाउस ड्रेन का, या मैं कह सकूँ कि हाउस का या घर का जो पानी है, वेस्टेज पानी है, उसको निकालने के लिए अपन जो पाइपिंग यूज़ करते हैं उनका कितने डाई का यूज़ करते हैं। द फॉलोइंग साइज ऑफ पाइप आर कॉमनली यूज्ड हाउस ड्रेनेज। ठीक है, सॉइल पाइप, सॉइल के अंदर जो पाइप 100 mm का हो सकता है। वेस्ट पाइप हॉरिजॉन्टल, आंसर आपको यहीं से मिलेगा, वेस्ट पाइप हॉरिजॉन्टल। जो वेस्ट पाइप हॉरिजॉन्टल है वो आपका 30 से 50 mm है, जो आंसर क्या हो जाएगा आपका, इनका औसतन 40 mm आंसर आपका मिल जाएगा, ऐसे 40 mm। बाकी भी आपको दिखा रखा है आंसर में, सॉल्यूशन में, कि वेस्ट पाइप वर्टिकल हो तो आपको 75 mm लेना है। रेन पाइप वाटर हो, जिस छत से जो पाइप अपन डालते हैं वो 75 mm का है। और वेंट पाइप, वेंटिलेटेड पाइप वो 50 mm का है। और एंटी साइफन का मतलब हो गया, साइफन तो यूँ होता है, एंटी साइफन डायरेक्टली यूँ हो तो आपका कनेक्टिंग सॉइल पाइप वो 50 mm और कनेक्टिंग वेस्ट पाइप का कितना होगा, 40 mm होगा। आगे बात करें इन ट्रेप द डेप्थ ऑफ वाटर सील वेरियस। तो अपन पहले ट्रेप की बात करें। ट्रेप क्या होता है, देखो अच्छे समझिएगा, ट्रेप क्या होता है, ये सारी की सारी आपके ट्रेप हैं। ठीक है, और देखो यहाँ से आपका ये पी ट्रेप है, ये पी आकार बना रहा है, देखो ये आपकी हो गई पी आकृति। ठीक है, और नेक्स्ट बात करते हैं, ये आपका क्यू ट्रेप है, तो ये आपकी हो गई, देखो ये आपका हो गया क्यू ट्रेप हो गया इस प्रकार से। ठीक है, यहाँ से भी आपका क्या हो रहा है, ये आपका क्यू ट्रेप हो रहा है, ये वाला आपका क्यू ट्रेप हो गया।
और ये आपका एस ट्रिप हो गया। इसी प्रकार से आपका ये एस ट्रिप भी हो जाएगा। तो ये 3 प्रकार ट्रिप है। इनमें होता क्या है, इनमें पानी हमेशा भरा रहता है। ये पानी भरे रहने के कारण से आपके पाइपलाइन में दुर्गंध नहीं आती है। ये अपन कह सकते हैं यहाँ पर हमेशा पानी रुका हुआ रहता है, जिसको वाटर सील कहते हैं। तो इस वाटर सील की डेप्थ कितनी रखी जाएगी, तो वाटर सील की जो डेप्थ है वो मेरे दोस्तों ध्यान रखना, द डेप्थ ऑफ वाटर सील वेरीज फ्रॉम 25 mm से 75 mm। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर सी आंसर हो जाएगा। ये आपका गोट्स 4 का सॉल्यूशन, टेक्निकल पोर्शन का सॉल्यूशन कंप्लीट होता है। दोस्तों मैं आपसे एक ही रिक्वेस्ट करूंगा कि हम आपके सामने सारी चीज़ लाइव लाने की कोशिश कर रहे हैं। अभी हमारे को ये पता नहीं चल रहा है कि कौन सा क्वेश्चन समझाते समय आपको समझ में आया है नहीं आया है। तो लाइव में आप तुरंत कमेंट डाल के बोल सकते हो कि सर ये चीज़ मेरे को समझ में नहीं आई है, वापस समझाइए। तो वह लाइव लाने के लिए इम्पोर्टेंटली है कि 1000 सब्सक्राइब की अपने को रिक्वायरमेंट है। तो 1000 सब्सक्राइब अपने को कंप्लीट करने की ज़रूरत है। तो मेरे दोस्तों आप 1000 सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, ठीक है। मतलब आप ये यदि निश्चय कर लो कि मेरे को एक जने को लगभग 10 से 15 20 सब्सक्राइब करवाने हैं, मेरे दोस्तों को बोल के, मेरे घर पे जितने मोबाइल है दोस्तों के मोबाइल पे सेंड करके, उनके मोबाइल से सब्सक्राइब करके जो भी है, ठीक है, आप सब्सक्राइब बढ़ा दो। आपको लाइव की क्लासेज भी स्टेबल तरीके से प्रोवाइड कर दी जाएगी। ओके, धन्यवाद। आगे नेक्स्ट टेस्ट की तैयारी करते रहिए। बेस्ट ऑफ लक। ओके, थैंक यू।